हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे डिनोट करते हैं हम बाय द सिंबल के एंड नीचे फुट में लगता है सी। ठीक है, कि टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैसे इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन पहले हम ले लेंगे। ए इसके कॉफिशेंट्स है, स्मॉल ए बी सी डी कॉफिशेंट्स है, एंड जो कैपिटल है वो क्या है, रिएक्टेंट्स है एंड प्रोडक्ट्स है। देखो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं फॉर एनी जनरल रिएक्शन, वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल के से एंड नीचे लगता है सी। अब देखो, ये जो फुट में इसके सी लगा है, इसका क्या मतलब है। ये जो सी है, इट रिप्रेजेंट्स की जो आपने यहाँ पर टर्म्स लेनी है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेनी है। ठीक है, केपी भी तो होता है, पी रिप्रेजेंट क्या करता है वहाँ पर, प्रेशर। वैसे ही यहाँ पर के सी में सी रिप्रेजेंट्स की यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशंस लेनी है। ठीक है, और जो के सी होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस और उनके ऊपर कॉफिशेंट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो केसी इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा, केसी इसके लिए आ जाएगा इक्वल्स टू प्रोडक्ट कौन से, सी एंड डी, सी की कॉन्सेंट्रेशन, डी की कॉन्सेंट्रेशन, एंड जो ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशंस लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा इसके कॉफिशेंट्स जो है स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। इसके ऊपर स्मॉल सी लगा दो, इधर स्मॉल डी लगा दो। ठीक है, वैसे ही रिएक्टेंट्स ए एंड बी है, तो ए की पावर में आ जाएगा स्मॉल ए एंड बी की पावर में आ जाएगा स्मॉल बी। तो ये रहा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं केस। अब देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए हम इसको दो केसेस में डिवाइड कर देंगे। पहला जो रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक, और दूसरा जो रिएक्शंस होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब जिसमें हीट बाहर निकलती है, और उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है वो होता है नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसके लिए जो डेल्टा एच आता है वो आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम इन दोनों केसेस के लिए करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा। ठीक है, हमेशा आपको पहले पता होना चाहिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसी अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा जाता है। ठीक है, देखो, ये रिएक्शन हम सपोज करते हैं ए से बी जा रहा है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीट निकल रही है। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप फॉरवर्ड साइड देखो, अगर आप ए से बी जा रहे हो, दैट मीन्स हीट इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज हो रहा है। अब बात आती है, अब आता है यहाँ पर ली चार्टलियर प्रिंसिपल पिक्चर में। ठीक है, अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कोई सिस्टम या कोई रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे है, और आप उस इक्विलिब्रियम में देखो, अभी पहले अगर इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन होती है, उसका मतलब जितना रेट आगे का है फॉरवर्ड रिएक्शन का है, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन का है। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई चेंज करते हो, मान लो कि टेम्परेचर इस सिस्टम का पूरा इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कुछ भी चेंज आपने इस सिस्टम में या रिएक्शन में इम्पोज किया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम खुद को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा सो दैट जो आपने वो चेंज किया हो उसको वो अनडू कर सके। मतलब वो जो आपने चेंज करा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगा, जहाँ पर उसको उसका ऑपोजिट मिले। तो क्या कहता है ये ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दैट साइड सो इज टू अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज इम्पोज्ड। जो आपने चेंज उस पर इम्पोज किया है उसको वो एक तरह से नलीफाई करेगा या फिर उसको अनडू करेगा। ठीक है, उस साइड पे, उसके ऑपोजिट साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। ठीक है, अब देखो, ये था प्रिंसिपल, ये ही इसमें लगना है। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने बताया कि उसमें हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, तो केस वन हम कर लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन, इसका केसी निकाल देते हैं पहले। केसी में आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट हो गया बी, अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी ए। केसी आपका ये है इसमें। ठीक है, अब पहले केस देखते हैं कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केसी पर क्या असर पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इस पूरी रिएक्शन का तो क्या होगा। देखो, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये इक्विलिब्रियम, पहले ये क्या था, डिस्टर्ब नहीं था। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से, कुछ चेंज करने से ये
इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, वो डिपेंड करेगा, वो बताएगा ली चार्टियर प्रिंसिपल। अब टेम्परेचर इंक्रीज करा है आपने, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, सो दैट जो आपने ये टेम्परेचर इंक्रीज करा है इसको वो अनडू कर पाए, इसके ऑपोजिट करेगा। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, ठीक है। अब आपको देखना है, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है बैकवर्ड। फॉरवर्ड में देखो क्या है, फॉरवर्ड में हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में होती है हीट इवॉल्व, मतलब हीट निकल रही है। दैट मीन्स कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज आपने करा है, इसीलिए जो ये इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट होगा बैकवर्ड में, क्योंकि बैकवर्ड साइड में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा है यहाँ पर, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड्स, ठीक है। ये कहाँ से आया, ली चार्टियर प्रिंसिपल से, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया। अब देखो अगर इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड साइड, पिछली साइड अगर जाएगा तो उससे क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और बी का क्या होगा, बी कंज्यूम होगा। ए का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ए बढ़ेगा और बी कम होगा, मतलब बी कंज्यूम हो रहा है तो बी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी एंड क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। अब केसी पे लगा दो, केसी में बी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है आपकी, सॉरी बी की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन आपकी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स केसी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे इसके लिए क्या हुआ कि केसी की वैल्यू होगी डिक्रीज, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिमिलरली आप टेम्परेचर डाउन का भी कर सकते हो। अगर पूरी रिएक्शन का आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, वो उस साइड शिफ्ट होगा जहाँ पर टेम्परेचर उसको इंक्रीज मिले। और टेम्परेचर इंक्रीज कौन सी साइड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि इस केस में इक्विलिब्रियम ने शिफ्ट करा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है, बी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है दैट मीन्स ए कंज्यूम हो रहा है और बी बन रहा है, इसका मतलब बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो गया और ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंड के सी एंड बी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो बी के इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका जो केसी की वैल्यू वो भी इंक्रीज होगी। तो इस केस के लिए केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको एक साथ कैसे लिखेंगे हम, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये चार्ट बना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या था, केसी की वैल्यू डिक्रीज कर गई, ठीक है, डिक्रीज कर गई। और अगर आपने टेम्परेचर को डाउन कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो केसी की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ से अब समझ आ गई होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो केसी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, ये वाला। अब ये आपने जर्नल नहीं करना कि हमेशा ये होता है, ये होता है बट फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। वैसे फटाफट से हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसमें होती है हीट एब्जॉर्ब, दैट मीन्स इस साइड पे जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, टेम्परेचर अगर रिएक्टेंट्स ने हीट एब्जॉर्ब कर दी तो प्रोडक्ट साइड पे टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ ना। दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज है। अब देखो टेम्परेचर पूरे सिस्टम का इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू द ली चार्टियर प्रिंसिपल जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा बैकवर्ड में। क्यों, क्योंकि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, नहीं इसमें फॉरवर्ड सॉरी, इसमें क्या होगा एंडोथर्मिक में देखो कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एब्जॉर्ब होगी दैट मीन्स जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड साइड है, उसमें टेम्परेचर हो गया डिक्रीज, ठीक है। अब आपका फर्स्ट केस आता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि जो ये वाली साइड है, जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि
टेम्परेचर इंक्रीज करने से ली चैटलियर से ये जो डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और ली चैटलियर क्या बोलता है कि जो भी इक्विलिब्रियम में चेंज होता है, इक्विलिब्रियम उसके ऑपोजिट साइड पे जाता है। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, जहाँ पर टेम्परेचर डाउन है, इसका मतलब ये शिफ्ट होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपका इक्विलिब्रियम ने शिफ्ट करा फॉरवर्ड में, क्योंकि उस डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, टेम्परेचर कम मिल रहा है। ठीक है, उस डायरेक्शन में जाने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया। बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज है तो केसी क्या हुआ, बी अपॉन ए होता है। तो बी का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो केसी का भी क्या होगा, केसी की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इस केस में देखो उल्टा आ गया। ठीक है, इस केस में एक्सोथर्मिक में क्या आ रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से केसी डिक्रीज हो रहा था। अब इसमें उल्टा आ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से केसी इंक्रीज ही हो रहा है। वैसे सिमिलरली जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इसको ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में करने से क्या हो जाएगा, आपका जो बी की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी और ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर ये कम है तो केसी भी कम होगा। ठीक है, तो केसी का वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या होगा, केसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो, अब इसे भी चार्ट में हम यहाँ पर लिख लेते हैं ज़रा, कि अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो आपका जो केसी की वैल्यू है वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज करा तो केसी की वैल्यू भी डिक्रीज हुई। यहाँ से क्या आपको समझ आ रहा है, यहाँ से आपको ये शायद समझ आ रहा होगा कि जो केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए, बट ये किसके केस में, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो मतलब जो मेन आपके पास यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दैट मीन्स आप ना एक वे में नहीं बता सकते कि टेम्परेचर का इफेक्ट केसी पे क्या होगा, उसके लिए आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कई रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है, कई एंडोथर्मिक भी। तो इसका पर्टिकुलर आंसर ये रहेगा, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू temperature, and for endothermic reactions equilibrium constant is directly proportional to the temperature। ठीक है, तो ये इसका मेन फंडा था, ये जो मैंने लास्ट में बताया। आप डायरेक्टली ये भी लर्न कर सकते हो, बाकी आपको एक बार पता होना चाहिए कि ये किस तरह से यहाँ पर हम आए हैं, इन रिजल्ट्स पे आए हैं। ठीक है, तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर